हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो में देखे होंगे कि सामान्य अध्ययन का 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसी में हम लोग आज विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम तमाम हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे नंबर से पास करें। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो साइंस यानी विज्ञान, ईवीएस, पर्यावरण और हम, ये पूर्णतः बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का ये सेशन शुरू करते हैं। जो कि हमारे सामने आप जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन। बोला इसमें से कौन है जो आपको विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो आपका जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको सी, यानी कि कार्बन। कार्बन का जो 3 रूप होता है, एक होता है हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरीन। तो 3 अपूर्व होता है कार्बन का। इसी वजह से यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है कार्बन विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हमारे पास जो ऑप्शन है लिखा हुआ है गर्भाशय ग्रीवा, मूत्रवाहिनी, बीज वाहिका, एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर है हमारे पास इसका जो सही उत्तर आप लोगों के हिसाब से क्या होगा कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि बीज वाहिका। अंडे का जो है गर्भाशय तक अंडाशय को, मतलब अंडे को अंडाशय से, यानी अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक कौन ले जाता है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सी, यानी कि बीज वाहिका जो है आपको वो ले जाता है। तो चलिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। सूर्य के अंदर जो सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन समाप्त होती है। तो उसका ऑप्शन हमारे पास है नाभिकीय विखंडन, दहन और अपघटन और एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है नाभिकीय संलयन। इसको काट के आप संलयन कर सकते हैं। ये संलयन, नाभिकीय संलयन है जो सूर्य में होता है। तो इसका हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो होगा ई। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास क्योंकि ये ए, बी और सी ये सब गलत है। तो हमारे पास जो सही उत्तर इसका है इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। रक्षक कोशिका में होने वाले परिवर्तन जो रंध्र को खुलने का कारण है, रक्षक कोशिका में जल का प्रवेश, उनका फूलना है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको होगा ए नंबर, जल का फूलना है। बी में है जल का प्रवेश और उनका संकुचित, ये गलत है। उसी तरह रक्षक कोशिकाओं को जल का निकलना और संकुलित होना, ये भी गलत है। तो इस तरह से हमारा इसका उत्तर जो है वो ए नंबर है। उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। यानी कि मादा के
रिप्रोडक्शन तंत्र का वो एक हिस्सा नहीं है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडाशय, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आपको बी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो कि मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? तो नर प्रजनन तंत्र का। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर अपने नियोजित शिक्षक जितने भी आपके आसपास में जो भी है, जितने भी लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कि एक अम्ल और एक क्षार यानी एक एसिड और बेस के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। अगर हम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्षार, अम्ल। यानी ऑक्सीजन है, एसिड है और बेस है, एक से अधिक है। तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि एसिड और बेस को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये लवण बोल सकते हैं, और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O बन के, यानी कि लवण और जल बन के निकल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इनमें से इसका कोई उत्तर नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। यानी मानव के ब्लड में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो इसका सही उत्तर है 63%, 94%, 45%। आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही है? तो इसका जो है मानव रक्त में कोशिकीय अंश का जो है 54% प्लाज्मा होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका कोई भी उत्तर, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 54%। कितना परसेंट? 54% प्लाज्मा होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी कि किण्वन, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, निम्न में से किसका प्रकार है? हमारे पास ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए अवायवीय श्वसन, यानी कि बी। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह वायु में जो है इसकी अनुपस्थित रहता है, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। और ये इसके अंत में जो है वो पायरुविक अम्ल बनता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपको, कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है, ए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कि नेचुरल बहुलक इनमें से कौन नहीं है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है रेयॉन, नायलॉन और चमड़ा। तो हम कह सकते हैं कि आपका प्राकृतिक बहुलक ये नया रेयॉन नहीं है और नायलॉन भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा इसका ये हमारा उत्तर इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चूंकि हम बीपीएससी के पाठ्यक्रम से इस तरह का क्वेश्चन बना है, तो इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलने वाला है। अनुमान लगाते हैं कि बीपीएससी के पाठ्यक्रम से अगर एग्ज़ाम होगा तो हमको 5 ऑप्शन मिलेगा ही। तो इस तरह से हमारा जो एमसीक्यू का जो तैयारी चल रहा है, इन 5 ऑप्शन के साथ हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या एक से अधिक। तो आहार नाल में स्टार्च का पाचन जो अंतिम उत्पाद है वो आपको है ग्लूकोज, यानी कि ए ऑप्शन। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र आपको होता है C6H12O6। C6H12O6 आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको सामान्य सूत्र भी
पूछ दे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है। अगर हम दूध को मथने हैं तो हमारा क्रीम जो अलग हो जाता है वो किस बल के द्वारा अलग होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है घर्षण बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल, पेशीय बल। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास कि दूध को मथने से क्रीम अलग होने की जो कारण है वो है अपकेंद्री बल, यानी कि बी ऑप्शन। अपकेंद्री बल की वजह से जो है वो दूध में से क्रीम अलग हो जाता है, और यह एक काल्पनिक बल है, जो हमें इमेजिनरी बल जिसको बोलते हैं वो है, दिखता नहीं है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सूरज का के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है, यानी कि सूरज की जो रोशनी होती है उसका कितना प्रतिशत जो है वो इंफ्रारेड रेंज होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1/3, 1/5 भाग, 1/10 भाग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि 1/3 भाग इंफ्रारेड रेंज होता है। चलिए दोस्तों हमारा आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो अवतल और उत्तल दर्पण से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका हमारे पास जो है ऑप्शन है कि ध्रुव और फोकस के मध्य, फोकस पे, वक्रता केंद्र से पड़े, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कि जब अवतल दर्पण किसी वस्तु या वस्तु उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु जो है आपको वक्रता केंद्र से पड़े, यानी कि सी ऑप्शन आपको इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फ़ारेनहाइट तापमापी, यानी कि ये एक टेम्परेचर मापने की ये है इकाई है। तो वो तापमापी 14 डिग्री एफ यानी फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है। सेल्सियस पैमाने में यह ताप कितना होगा। तो इसको जो है आपका एक फॉर्मूला होता है कि सी जो है एफ बराबर आपको दिया हुआ है कि 14 डिग्री, मतलब कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सी आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ये एक फॉर्मूला होता है, उसके आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इसका जो है वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना भी सकते हैं। C/5 होता है, C/5 इज इक्वल टू आपको F-32 डिवाइडेड बाई 9। इस पर आप बनाइएगा तो ये आपको -10 डिग्री निकल जाएगा, वही आपको उत्तर हो जाएगा आपका। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है, यानी रेड ब्लड का जो है वो आकार किस तरह का आकार उसका होता है। तो लाल रक्त का जो है वो आकार वो होता है आपको ए, यानी कि गोलाकार, गोलाकार होता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको जो है रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी भी कहते हैं, और ऊँट का जो है वो रेड ब्लड सेल केंद्र में पाया जाता है। ये भी एक जीके है यानी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े में अधिक सहज महसूस किया करते हैं, यानी कि सर्दी ठंडी के मौसम में हम लोग काला रंग का कपड़ा पहनते हैं तो हमको थोड़ा कम गर्मी यानी थोड़ा कम ठंडी लगती है। उसकी वजह क्या है। तो उसका वजह है, ऑप्शन में देख लेते हैं। गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं, ये तो नहीं होगा। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं, ये नहीं होगा। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अ, अवशोषित करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर, ई नंबर। तो सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े अधिक सहज महसूस करते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, जैसा व्यवहार करता है। गहरे रंग के कपड़े सूरज की गर्मी का सबसे अधिक अवशोषण करते हैं, तो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार
सहायक होगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है कि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के साथ निर्गमन को कम करेगा, यह ऑक्सीजन अणु से CFC के उत्पादन को कम करेगा, इससे CFC ओजोन अणुओं में बदल जाएंगे एक से अधिक। तो इसका जो है सही उत्तर आपको हो जाएगा ए नंबर, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। दोस्तों चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है। इसका जो सही उत्तर होगा वो एक से अधिक, यानी कि ई नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ई में ही दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा कि क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है वो ग्रीन हाउस गैस होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन है मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ई नंबर, उसमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह का हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किसमें गहरे तथा हल्के बंद होते हैं, किसमें गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। तो इसमें है ऑप्शन है चिकनी पेशी, उपास्थि, धड़ीदार पेशी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपको वो है आपको धारीदार पेशी में जो है वो गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका आपके सामने है कि घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में डैश होती है। ऑप्शन है हमारे पास नरम, आघात वर्धनीय, ध्वनिक, उपयुक्त में से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। तो घंटियां जो होती है वो आपको धातु की बनी होती है क्योंकि वो प्रकृति में आपको ध्वनिक यानी कि ध्वनि निकालने वाली होती है, इसलिए वो धातु की बनी होती है। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने नियोजित शिक्षक साथियों के बीच ज़रूर कीजिए ताकि सभी का तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।